हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 9th में ट्रायंगल्स चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका ट्रायंगल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.4 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ओके, अगर आप बच्चों चैनल पे न्यू आए हैं तो कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं बच्चों। वहाँ देखिए रीड मोड लिख के आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। वहीं पे आपको चैप्टर ट्रायंगल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों पूरा लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत मज़ा आने वाला है, एक बार आप फॉलो करके देखिए, ठीक है। हर एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। पिन कमेंट में नंबर आपको मिल जाएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए बच्चों, कह रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसा कि आपने कई बार क्लासेस में देखा होगा, हमने आपको बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल द एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। अब वो क्यों होते हैं थोड़ा सा भी हम डिस्कस कर लेंगे। और हमने आपको बताया था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द एंगल 60 डिग्री होते हैं। ऑल द एंगल 60 याद है आपको? ये देखिए बच्चों, ऐसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब लेट अस से ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी का जितना लेंथ है उतना ही बी सी का लेंथ होगा, उतना ही ए सी का लेंथ होगा, एंड ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। ये देखिए 60 60 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? ऑल द साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स इक्वल, और हर एक एंगल की वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, 60 60 60, ठीक है। चलो ये तो बात अच्छी है। एग्जाम्पलर में बोलता है कि प्रूफ करो, या फिर आप इस 60 को, मतलब ये जो हर एक एंगल 60 60 60 डिग्री ना, ये क्यों है इसका कारण बताना है। मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी कि हाँ भाई हर एक एंगल 60 60 क्यों है। तो आइए आपको हम फाइंड करके बच्चों यहाँ पर दिखाते हैं। तो ध्यान से चेक करिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल आप बनाइए, लेट अस से वी हैव अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में लिखोगे लेट अस से वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा। सबसे पहले कॉपी में क्या लिखोगे? लेट अस टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, हम लिखेंगे लेट अस टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक है। लेट अस टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। नाउ इस ट्रायंगल ABC में बच्चों AB का लेंथ किसके इक्वल है बताइए? AC के इक्वल है, करेक्ट। तो आपको वैसे तो पता है कि भाई AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, तीनों इक्वल हैं, मतलब सच दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, तीनों इक्वल है ना। लेकिन आप एक काम करो, क्या करोगे? ध्यान से चेक करो। आप सबसे पहले बच्चों किसको लीजिए? AB और AC को लीजिए। हालांकि तीनों इक्वल हैं, लेकिन आप पहले बोलो AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसे करके, ठीक है। तो हम बोलेंगे सिंस AB इज इक्वल्स टू AC, ओके बेटा। देखो AB अगर AC के इक्वल है तो आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, थ्योरम लगा दीजिए। क्या पढ़ा है एनसीईआरटी में? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, करेक्ट। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दिमाग लगाइए बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए AB के ऑपोजिट जो एंगल होगा, ठीक, यानी कि एंगल C, वो AC के जो ऑपोजिट एंगल होगा यानी कि एंगल B के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लिखो कि AB इज इक्वल्स टू AC, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और रीजन क्या लिखोगे बताओ? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये बात आप यहाँ पे मेंशन प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब एक काम करो बेटा, देखो जैसे AB को लिया आपने और AC को लिया, AB, AC और BC तीनों इक्वल है, लेकिन दो साइड्स को एक बार लिया आपने। AB इज इक्वल्स टू AC, तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब एक काम करिए, पता है अब आप किसको लीजिए? अब आप AB और BC को ले लीजिए। किसको? AB और BC को ले लीजिए। भाई AB और BC भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट कि AB इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, यहाँ पे देखिए जरा, AB अगर BC के इक्वल है बेटा, चेक करो, AB अगर BC के क्या है? इक्वल है। देखिए जिसको फील नहीं आ रहा है हम आपको फील कराते हैं अलग से। ये देखिए बेटा ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। अब देखो बेटा हमने क्या बोला? हमने बोला AB किसके इक्वल है बताइए? BC के। तो AB के जो ऑपोजिट एंगल होगा यानी कि एंगल C, वो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? BC के जो ऑपोजिट एंगल होगा एंगल A के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C। भाई खुद दिमाग लगाओ ना,
ए बी बी सी के इक्वल है तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी और बी सी के ऑपोजिट एंगल ए दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से हमने लिखा कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है यानी कि एंगल सी और बी सी के जो ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी। इसका भी रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। नाउ अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा क्या दिख रहा है आपको इक्वेशन 1 और 2 से, देखिए इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है, बी किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, सी के। और इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है, एंगल ए भी किसके इक्वल है, सी के। यानी कि क्लियरली 1 और 2 से आप देख सकते हो बेटा दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ए किसके इक्वल है, बी के, लेकिन बी किसके इक्वल है, सी के, और ए भी किसके इक्वल है, सी के। बात समझ गए ना, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, आपको लिखना है सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो जिसको फील नहीं आ रहा बेटा बहुत ईजी, बी भी किसके इक्वल है, सी के, ए भी किसके इक्वल है, सी के, तो ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे, सही है। लेकिन ए और बी किसके इक्वल है, सी के, यानी कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, यानी कि तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है, करेक्ट। पहले तो आप ये दिखाओगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इतना आपने दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप बोलोगे कि लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, ठीक है बेटा, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। भाई जब बेटा तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो सबको आप सेम ही तो अज्यूम करोगे। तो ए को भी आपने क्या कर लिया, एक्स डिग्री अज्यूम कर लिया, बी को भी आपने एक्स डिग्री अज्यूम कर लिया, सी को भी आपने एक्स डिग्री अज्यूम कर लिया। कोई डाउट है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब बेटा इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए, 180 डिग्री, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं बेटा, एंगल ए की जगह कितना रखोगे, एक्स, बी की जगह भी एक्स, सी की जगह भी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप एक्स के ऊपर ऐसा डिग्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x। भाई 3 टाइम्स ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक। तो बेटा यहाँ से जगह नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार लगा दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ बेटा ये देखिए यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3। नीचे सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। x डिग्री कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। नीचे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एंगल ए भी कितना है, 60 डिग्री, बी भी कितना है, 60 डिग्री, और सी भी कितना है, 60 डिग्री। तो आज के बाद याद रखिएगा, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा तीनों साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 60 60 के इक्वल होते हैं। कोई डाउट है बताइए, प्रूफ हो गया। और आप ऐड भी कर सकते हो आपस में, 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180 आ जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपके सामने बुक होगी, नहीं भी होगी तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख नहीं रहे बच्चों यहाँ पर, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसका डायग्राम बना के दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, करेक्ट। कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM। तो सुन लो बच्चों, पहले एक प्लेन मिरर आपको बनाना है यहाँ पर, करेक्ट। तो ये देखो बच्चों, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सुन लीजिए बच्चों। देखिए आप घर में जो मिरर यूज़ करते हो, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो घर में, ठीक है, आप जब अपनी कंघी वंगी करते होगे तो जो शीशा आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपका प्लेन मिरर है, करेक्ट। आपकी अलमीरा में जो लगा होता है या फिर कहीं पे भी बाथरूम वगैरह में जो शीशा लगा रहता है, दैट इज़ व्हाट, प्लेन मिरर, करेक्ट। तो ये देखिए, ये LM एक प्लेन मिरर है। अब इस सवाल को करने से पहले सुन लीजिए बच्चों, ये सवाल तो हम आपको कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं बेटा। देखिए थोड़ा सा फिजिक्स में आ जाइए यहाँ पर। फिजिक्स बेटा थोड़ी सी आपके यहाँ पे फिजिक्स लगानी पड़ेगी। क्या फिजिक्स लगानी पड़ेगी, जो आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा। देखो बेटा होता क्या है कि ये देखिए, ये इस तरीके से प्लेन मिरर होता है, और यहाँ पे पीछे ऐसे ऑब्लिक लाइंस, कुछ ऐसे तिरछे लाइन बनी होती हैं, करेक्ट, ठीक। ये देखिए, मतलब मिरर में ये पीछे ऐसा सिल्वर की पॉलिश होती है, और ये वाला जो सरफेस है आगे यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये होता है आपका क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पीछे ये पॉलिश है, और ये आगे वाला फ्रंट वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो सरफेस है बेटा, ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब
कोई लाइट रे आएगी और इस पे ऐसा टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। शीशे में लाइट रे आती है, ऐसे टकरा के वापस हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए बेटा यहाँ पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक आना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉज हैं, आपको यहाँ पर एक लॉ हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए होता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा बेटा। देखो जरा होता क्या है, जब लाइट रे ऐसे करके देखिए कहीं से आ रही है, ये लाइट रे है, करेक्ट, ये ऐसे लाइट रे बेटा, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे मतलब आने वाली जो लाइट रे है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये देखिए ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे, ये देखिए आपका मिरर है ना, ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। मिरर पे जिस पॉइंट पे आके लाइट टकराएगी उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। बेटा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है आपको उस पर तुरंत नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है सर, नॉर्मल क्या होता है, आपके प्लेन मिरर के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये देखिए बेटा ये प्लेन मिरर है ऐसा, ये ऐसा, और ये देखिए ये इस पे देखिए 90 डिग्री बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। कैसे 90 डिग्री बना रहा है आपको बेटा दिखना चाहिए, ये वाला एंगल देखिए 90 डिग्री, ये ऐसा तिरछा नहीं है, ये तो 30 डिग्री हो गया ना। फिर ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ये मिरर है और ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, ठीक। तो आपको हमेशा क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। तो चलिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटा, इस पे एक नॉर्मल बनाओ, ये लीजिए नॉर्मल बन गया। नॉर्मल को हमेशा हम लोग डॉट डॉट से बनाते हैं, नॉर्मल बन गया। अब देखो बेटा ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है ना, ये पॉइंट O है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये N है। NO क्या है, नॉर्मल है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पे, ठीक है। ये NO क्या है बताइए, नॉर्मल है, करेक्ट। नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। आप देख सकते हो ये देखिए NO नॉर्मल है और ये आपका मिरर है, ये देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए होता क्या है यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं, वो तो वेल नोन है कि नॉर्मल मिरर के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये जितना एंगल बनाती है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ व्हाट, इंसिडेंस है, ठीक। अब देखो ये लाइट रे ऐसे करके आएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा टकराएगी मिरर पे और ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आएगी ऐसे टकराएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल के साथ आपको एंगल चेक करना है। आइए जरा देखते हैं बच्चों, ये वाली जो रे है ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये टकरा के ऐसे शीशे से वापस आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बेटा ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से। और बेटा ये जो स्मॉल r होता है ये क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये r क्या कहलाता है बताइए, ऐसे एंगल का साइन भी लगा सकते हो, एंगल I एंगल R। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा या आप 10th क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। याद रखिएगा ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है उस एंगल के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सारे बच्चों को मेरे ख्याल से पक्का पता भी होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है। इस बात को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में। अगर इतनी बातें आपको फिजिक्स पता है तो आइए आप अपने क्वेश्चन में, कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ पॉइंट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM। बात समझो बेटा, ये प्लेन मिरर LM है और यहाँ पर इन्होंने कोई ऑब्लिक लाइन नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रहने दो, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मिरर है, इसके सामने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बेटा ये देखिए शीशा ऐसे, जैसे मेरा मोबाइल है, ये देखो बेटा मिरर ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट इसके सामने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आएगी, इसमें टकराएगी और सामने वाले टकरा के वापस आएगी, किसी की आंख में जाएगी। हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं बताइए, ये आ गई इंसिडेंट रे, टकरा के ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में आती है तो इमेज हमारी आईज में बन जाती है, सिंपल, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ है लेकिन दिखाई कहाँ पड़ेगा हमको, ये मिरर में ऐसा पीछे हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, करेक्ट। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे,
जब आपके पास प्लेन मिरर होगा बेटा, जब आपके पास प्लेन मिरर होगा तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए ये AB, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो बेटा याद रखिए ये मिरर से फ्रंट में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लीजिए बेटा ये 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, कितने पे 10 सेंटीमीटर पे, तो बिहाइंड द मिरर इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी उसकी 10 सेंटीमीटर पे। इमेज क्या एक तरीके का परसेप्शन होता है, दिमाग को हाँ भाई कुछ समझ में आता है कि आप देखते हो ना कभी शीशे में आपकी शक्ल दिखाई पड़ती होगी, तो वो जो आपकी शक्ल दिखाई पड़ती है शीशे में वो क्या है बताइए, एक तरीके का परसेप्शन है, इमेज है, करेक्ट। हमारे दिमाग को क्या लगता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, शीशे के अंदर से आ रही है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमें एक इमेज दिखाई पड़ती है। इमेज की डिस्टेंस कितनी कहाँ होती है, जवाब है मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपका ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 10 सेंटीमीटर फ्रंट में, तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी बताइए, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी, ये मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी यहाँ कहीं, ये आपकी इमेज है, यही ऑब्जेक्ट, ये आपकी शक्ल है AB, यही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बच्चों प्रूव कराना चाहते हैं ये, ठीक है ना। कह रहे हैं कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ पॉइंट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM, तो ये LM क्या है, प्लेन मिरर है। अब देखो बेटा इस प्लेन मिरर के बिफोर यानी कि इससे पहले, ये देखिए बेटा पॉइंट ए पे क्या रखा हुआ है, पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई बॉटल है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई पेड़ है, कुछ भी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, इन्होंने वैसे तो बच्चों आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको इन्होंने बना के दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए कह रहे हैं कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM इज सीन एट पॉइंट B। हाँ, तो ये जो पॉइंट ए है बेटा इसकी इमेज इनको कहाँ दिखती है, बिहाइंड द मिरर, भाई मिरर का ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है, ठीक है। तो ये देखिए ये इनको यहाँ पे दिखाई पड़ती है, पॉइंट B पे इमेज दिखाई पड़ती है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, A पे, और दिखाई कहाँ पड़ती है इनको, B पे, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन सुनिए बेटा, कह रहा है कि प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सुनिए, प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कह रहे हैं कि ये मिरर से फ्रंट में जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से बिहाइंड द मिरर। मतलब ये देखिए ये मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर जितना भी है, ठीक है ना, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से बेटा दिया हुआ है। ये वाला इस पॉइंट का नाम आपको कुछ लेना पड़ेगा, इन्होंने हमें इस पॉइंट का नाम कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम आप कुछ ना कुछ ले लीजिएगा। तो ये देखिए मान लीजिए बेटा इसका पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने Q ले लिया, क्या ले लिया LM, तो आपका मिरर था ना ये पूरा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, Q है। तो Q पॉइंट से, Q पॉइंट कहाँ है, मिरर पे, तो Q पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे, QA डिस्टेंस पे, ठीक, और Q पॉइंट कहाँ है, मिरर पे, ठीक है ना, मिरर पे लाई कर रहा है। तो इस मिरर से ये रही आपकी इमेज, मैं लिख देता हूँ बेटा, ये A क्या आपका ऑब्जेक्ट है और B पे क्या बन रही है बताइए, इमेज, करेक्ट। तो ये देखिए बेटा आपको प्रूफ क्या करना है एक तरीके से कि QA इज इक्वल्स टू व्हाट, QB, ये आपको प्रूफ करना है, QA इज इक्वल्स टू QB। मतलब ये ऑब्जेक्ट A इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट, जितनी डिस्टेंस पे ये इमेज है, करेक्ट। तो एक तरीके से बेटा यहाँ प्रूफ दैट में क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, QA इज इक्वल्स टू QB, QA इज इक्वल्स टू व्हाट, QB, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब सुनिए ये डायग्राम थोड़ा सा अधूरा है, इस डायग्राम को मैं आपको कंप्लीट करके दे दे रहा हूँ। देखिए बेटा डायग्राम इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो डायग्राम आपकी बुक में दिया है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक। ये देखिए ये ऐसे डायग्राम एग्जाम में बन के आएगा आपके सामने, ठीक है। ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली इंसिडेंट रे है, करेक्ट। कह रहा है कि दिस इमेज इज सीन बाय एन, दिस इमेज B इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर एट D। मतलब यहाँ पे देखो बेटा कोई ऑब्जर्वर क्या है, D है, जो इस इमेज को देखता है ऐसे, ठीक। ये ऑब्जर्वर कोई जो इस इमेज B को देखता है, और आपको क्या प्रूफ करना है कि इस मिरर से जितने फ्रंट में क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उतने ही मिरर के बिहाइंड क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से जितनी है उतनी ही इमेज की डिस्टेंस है,
मिरर से, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी प्रूफ करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये ऐसे करके देखिए नॉर्मल भी दे दिया है, ये देखिए इसका नाम n रखा हुआ है, यहाँ पे बेटा ये c दिया हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे बेटा हम फिजिक्स में बहुत डिटेल में इसमें जाना नहीं चाहते हैं, ये आप क्लास 10th में फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाकर कुछ प्रूफ करना है, उसको हम प्रूफ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया क्या प्रूफ करना है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। बेटा देखो थोड़ा थोड़ा तो आपके भी मन में फील आ रहा होगा कि ये जो क्यू ए ये क्यू बी के इक्वल तभी आएगा जब आप दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दो। कौन कौन से? ए क्यू सी और बी क्यू सी। ये ऊपर वाला ट्राइंगल अगर ये नीचे वाले ट्राइंगल के ए क्यू सी को, आपका टारगेट ये होना चाहिए, देखिए आपका टारगेट बेटा ये होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ए क्यू सी ट्राइंगल ए क्यू सी अगर आप कॉन्ग्रेंट करने में कामयाब हो गए, किसके? ए क्यू सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? बी क्यू सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी क्यू सी। अगर ऐसा आपने कर दिया तो सीपीसीटी लग जाएगी, और सीपीसीटी लगेगी बेटा तो क्यू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू बी, और यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है मिरर पे ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बेटा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये देखिए 90 बनाएगा, किसके साथ? नॉर्मल के साथ तो बनाता ही बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की हम डिस्टेंस निकालें किससे? मिरर से, ये डिस्टेंस देखिए मिरर से, या फिर ये डिस्टेंस देखिए, तो ये भी तो 90 बनाएगी, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट ए पे देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए ये मिरर के साथ कितना बनाएगी? 90। और इसी तरीके से ये आपकी इमेज है पॉइंट बी पे, तो ये मिरर के साथ कितना बनाएगी? 90। तो ये देखिए ये वाला एंगल 90 हो गया, और यहाँ से ये वाला एंगल 90 हो गया। कोई डाउट है बताइए? 90 तो हो गया। अब क्या करें? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। ओके देखिए, यस बेटा एक बात बताओ कि बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता हो, ये देखिए ये ऐसा अगर डायग्राम आ रहा है, ये भी 90 है, ठीक, और ये भी 90 है, तो ये वाली इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी बताइए? हाँ बिल्कुल होगी। क्यों? क्या चल रहा है यहाँ पर? आपने क्या पढ़ा था कि भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180, तो पक्का ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पे बहुत ध्यान से गौर से देखना आपको, ये देखिए बी से लेके ए तक दिख रहा है, ये जो बी ए वाली लाइन दिख रही है आपको, करेक्ट, ये जो बी ए वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये एंगल देखिए क्या है? 90, ठीक, और यहाँ पे ये आपको नॉर्मल दिख रही है, ठीक। अब ये जो बेटा नॉर्मल होती है, ठीक है, सी एन जो नॉर्मल है, ये मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 बनाएगी। भाई ध्यान समझो ना, ये सी एन है मिरर के साथ, देखो अगर मिरर ऐसे और सी एन ऐसे, तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब देखो जरा, ये एन से लेके सी तक है, और ये मिरर है बेटा, ये पूरा 90 होगा कि नहीं होगा? पूरा, आई को छोड़ दीजिए, ये पूरा 90 होगा कि नहीं होगा बताइए? सही है। अब देखो ये वाला एंगल इधर से 90, ये वाला इधर से 90, तो हम क्या बोल सकते हैं? बी ए इज पैरेलल टू व्हाट? सी एन। कोई डाउट है बताइए? तो ये चीज़ है, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा बस इसमें विजुअलाइजेशन करना है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि बी ए, हम बोले पहले हम ये बेटा ये वाला एंगल का नाम रख दो, ये एंगल 1 है, और ये जो पूरा एंगल है ये क्या है? एंगल 2 है, करेक्ट। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 2 ईच 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज व्हाट? कि ये जो बी ए है ये पैरेलल हो जाएगा किसके? सी एन के, ठीक है। तो बी ए पैरेलल क्या हो गया? सी एन। बेटा एक बात बताओ, जब ये बी ए सी एन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से चेक करो बेटा, ये बी ए और ये सी एन जब ये पैरेलल हो गया, तो ये देखिए ये जो गई है लाइन ऐसे करके बी सी डी वाली, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। बहुत ध्यान से चेक करना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए बेटा ये ऐसे करके पैरेलल लाइन है, ठीक, और यहाँ से अगर ऐसे ट्रांसवर्सल चली गई है कोई, बेटा ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल से? बताइए। हाँ, अब आप चेक करो, ये बी ए पैरेलल है किसके? सी एन के, तो ये वाला जो एंगल है आर, ये वाला जो एंगल आर है बेटा, ये बी के ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं बताइए? हाँ सिंपल है। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आप लिख भी सकते हो क्या? आपने लिखा अभी बी एस पैरेलल टू व्हाट? सी एन, ये आपने बात बताई, करेक्ट। नो, आप लिखो बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी डी लिख सकते हैं, हाँ आप लिख सकते हो, बी डी भी लिख सकते हो, ठीक है। बी डी इज अ व्हाट?
ट्रांसवर्सल। तो ये बी डी बेटा अगर ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अगर आर है, तो इधर से ये भी क्या हो जाएगा आर, करेक्ट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं भाई एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर। कोई डाउट है बेटा, बताइए, कोई डाउट है? अब सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो, बी इज इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक। रीजन क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू आर, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जगह तो है नहीं, हम लिख देते हैं थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट ए है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर, रीजन क्या हो गया बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ अब बच्चों एक चीज़ देखिए जरा, क्या बी ए पैरेलल सी एन है? यस सर, बिल्कुल है, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताई है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये जो बी ए ये पैरेलल सी एन है, ये बी ए पैरेलल क्या है, सी एन है। बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, बी ए पैरेलल क्या है, देखो बी से लेके ए तक, ये बी ए पैरेलल क्या है, सी एन है। तो बेटा ये ट्रांसवर्सल भी तो है, हाँ ये देखिए ये सी ए क्या है, ट्रांसवर्सल है इस तरीके से। तो बेटा ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल नहीं होगा? चेक करो, ये वाला जो आई एंगल है, ये क्या एंगल ए के इक्वल नहीं होगा? बताइए, तो ये जो एंगल आई है, क्या ये ए के इक्वल नहीं होगा? बताइए। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए अगेन बी ए इज पैरेलल टू व्हाट, दिस बी ए इज पैरेलल टू व्हाट, सी एन, ठीक। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आई, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आई। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई डाउट है बताइए। नाउ बेटा एक चीज़ और कर लीजिए, क्या, बट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये कैसे कर दिया, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये क्या होता है बताइए? शायद हमने आई और आर की पोजीशन बेटा गलत ले ली है, ठीक है ना। नहीं, आपकी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आई इधर होना चाहिए था, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन अब आपकी बुक में ऐसे ही दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फुल ध्यान से। बट एंगल आई इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल आर। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो बट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, क्या कैसे किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सुनो, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगर इधर आई हो जाए इधर आर हो जाए, वो सब बात ऐसे ही बैठेगी। क्यों? बी किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, और ए किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। क्या टेंशन है, ठीक। अब सुनो बेटा एक बात बताओ, बी आर के इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, लेकिन आई किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो बी ए के इक्वल नहीं हो जाएगा? बताओ, नहीं समझ में बात। देखो एक बात बताएं, सुनो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आप इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल, बताओ एंगल आई की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल आर लिख सकते हो? बिल्कुल भाई, अरे भाई आई इज इक्वल्स टू आर है, तो एंगल आई की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल आर। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल आई की जगह आप एंगल आर लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दो बेटा, क्या दिक्कत है। अब आप चेक करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ये देखिए 1 है और ये क्या आपकी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। बेटा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से चेक करो, इक्वेशन 1 क्या कह रही है, एंगल बी किसके इक्वल है, आर के। इक्वेशन 3 क्या कह रही है, ए बी किसके इक्वल है, आर के। तो बी भी अगर आर के इक्वल है, ए भी अगर आर के इक्वल है, तो ए बी के इक्वल नहीं हो जाएगा भाई? चेक करो ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। चेक करिए, यहाँ भी एंगल आर है, यहाँ भी एंगल आर है, तो बताइए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल होंगे? तो ए भी बी के आर है, सॉरी ए भी एंगल आर के इक्वल है और बी भी एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, करेक्ट। तो फ्रॉम 1/3 वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब आप बेटा ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ, क्या दिखा दिया हमने दिखा दिया कि ये वाला जो एंगल है ए, वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लीजिए, यानी कि बी क्यू सी और ए क्यू सी। देखो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, ए के, और यहाँ पे ये 90 है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, 90 है। तो चेक करिए, एंगल और ये देखिए क्यू सी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। इधर देखो एंगल, इधर से भी देखो एंगल, भाई चेक करो ना बेटा, ये एंगल क्या है 90, इधर से भी 90, तो ये वाला हो गया इसके इक्वल, और ये एंगल हो गया इसके इक्वल, और ये क्यू सी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी लग जाएगी, ठीक है ना। इधर का बच्चों कॉपी कर लीजिए,
इधर का कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब आपको क्या करना है फाइनली, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल ए क्यू सी, करेक्ट। तो इन ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल ए क्यू सी, बी क्यू सी और ए क्यू सी में एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए, कहाँ से किया, अभी अभी हमने प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जाके चेक कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। उसके बाद ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू सी, सही है, ईच 90, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू सी, रीजन क्या है, ईच 90 हो गया, सही है ना। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली एंगल 90 90 दोनों, और क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू सी, ठीक। तो क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू सी। तो क्या हो गया बताइए, ट्राइंगल बी क्यू सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल ए क्यू सी। लीजिए ये देखिए बी क्यू सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू सी। अब क्या करोगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, हाँ भाई बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा बताओ, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू, करेक्ट। यहाँ से भी देख सकते हो बी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू, बाय सी पी सी टी बी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू, ठीक है। व्हाट इज बी क्यू, बी क्यू इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये बी क्यू क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या प्लेन मिरर, जगह नहीं है मैं केवल मिरर लिख रहा हूँ। ये देखिए ये आपका मिरर है और बी क्यू क्या है, मिरर से डिस्टेंस, और ए क्यू क्या है, ये मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, करेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और ए क्यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आप बेवजह कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आप भी कंफ्यूज हो रहे होगा देख के। कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये देखिए कह रहा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ये ए बी सी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, करेक्ट। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब समझो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा पड़ेगा, एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा पड़ेगा, एंगल बी पड़ेगा, करेक्ट। तो कह रहा है कि एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बात समझो, ये देखो डी एक पॉइंट है किस पे, बी सी पे, सच दैट व्हाट, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। आई रिपीट, एक बार फिर से देख लो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सिचुएशन आपको डायग्राम तो ऐसा ही दिया था जैसे मैंने बनाया था। कह रहे हैं कि ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो आप फटाक से समझ जाओगे कि ए पी के ऑपोजिट वाला एंगल है वो एंगल सी, और ए सी का ऑपोजिट वाला एंगल बी, करेक्ट। उसके बाद बोला है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। देखिए ये साइड बी सी पे एक पॉइंट डी है, सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, करेक्ट। तो ये देखिए ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। कह रहा है कि टू प्रूव दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी ए डी। स्टूडेंट मतलब ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए एक स्टूडेंट ने ऐसा आर्गूमेंट दिया, ये आर्गूमेंट है उसका, ठीक है। ये प्रोसेस उसने फॉलो किया। देखिए क्या क्या फॉलो किया, ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रेंट करना चाहता है, किसको, ए बी डी को और ए सी डी को कॉन्ग्रेंट करना चाहता है। क्या करने के लिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी दिखाने के लिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी दिखाने के लिए वो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना चाहता है। हाँ उसकी अप्रोच तो सही है। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए 90-90 आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट ने एक प्रोसेस बच्चों अपनाया और आपको बताना है स्टूडेंट की फॉल्ट कहाँ पे है, उसकी गलती कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो देखो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले वो क्या बोला, उसने बोला यहाँ पर कि ए बी ए सी के इक्वल है। हाँ भाई ए बी ए सी के इक्वल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ने बोला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये देखिए एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बोला। हाँ बोला तो उसने सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी बेटा आइसोसेलेस था तो इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट एंगल सी हो गया और ए सी के अपोजिट एंगल बी हो गया। तो एक फॉल्ट तो मुझे ये नजर आती है यहाँ पे, ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब आर्गुमेंट कि ये जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी जो स्टूडेंट ने किया हुआ है बेटा, इसकी जगह उसको पूरा नाम लिखना चाहिए था। कैसे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल
ACD। ऐसे लिखना चाहिए था कि नहीं बताइए? हाँ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अगर आप ले रहे हो तो ए किसके करस्पॉन्ड है? ए के, और बी किसके करस्पॉन्ड होगा? सी के। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एक तो ये फॉल्ट समझ में आती है यहाँ पे, ये देखिए जरा क्या लिखना चाहिए था उसको, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ऐसे करके लिखना चाहिए था। सही है, B इज इक्वल टू सी नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि वो कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा है? वो ट्रायंगल ABC में थोड़ी ना बात कर रहा है, वो किस में बात कर रहा है? ABD में और ACD में बात कर रहा है ना। तो उस हिसाब से उसको नाम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि B इज इक्वल टू सी तो इसमें समझ में आता है ना, किसमें? ABC में। लेकिन अगर ABD और ACD में बात कर रहा है तो ये वाले एंगल का नाम क्या पड़ेगा? ABD, और ये वाले एंगल का नाम क्या पड़ेगा? ACD। करेक्ट। तो एक तो ये गलती है। उसके बाद क्या बोला? चलो मान भी गए कि इसको हमने सुधार दिया। फिर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। करेक्ट, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। उसके बाद इसने क्या लगा दिया? उसके बाद इसने क्या लगा दिया? एंगल साइड लगा दिया। हाँ भाई, कर तो सही रहा है क्या? ये देखो, ये देखो, एंगल साइड, एंगल साइड। लेकिन देखो तरीका बेटा थोड़ा सा गलत है। तरीका क्या गलत है? तरीका ये गलत है, देखो आपकी बुक में एक हिंट दिया हुआ है, प्लीज देखें। फालतू में बच्चों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हिंट ये दिया है, रिकॉल हाउ B इज इक्वल टू C इज प्रूव्ड व्हेन AB इज इक्वल टू AC। करेक्ट, कह रहा है कि AB किसके इक्वल है? AC के। तो एंगल BC के इक्वल कैसे हो गया, इस बात को रिकॉल करो कह रहा है। मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि किस बिहाफ पे आपने B को C के इक्वल दिखा दिया। अब देखो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। करेक्ट। लेकिन पता है वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं मान लो ये बात तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि अरे एक ऐसी बेटा एक्टिविटी है, मान लो ये बात तुम्हें पता ही नहीं है क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो ये बात तुम्हें नहीं पता है। एक तो गलती ये पकड़ में आई, हमने आपको बताया। दूसरी बात ये है, क्योंकि देखो बेटा अजीब सी बात है, किया तो इसने बेचारे ने सारा सही है, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, सब कुछ सही लगाया है। देख लो ना बेटा, ये देखो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ स्टूडेंट ने ये कैसे सोच लिया कि B किसके इक्वल है? C के। तब आपकी जिम्मेदारी है आप B को भी C के इक्वल दिखाइए। अजीब सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन हाँ B को C के इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। कैसे दिखाना पड़ेगा वो आइए हम आपको बताते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, आप इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दीजिएगा। देखिए कैसे, हम आपको सिंपल बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। बेटा ये 90 है, ये 90, ठीक। अब सुनो, बच्चा मेरे को बोलेगा, कहेगा कि सर B C के इक्वल हम क्यों नहीं ले सकते हैं सर? अरे क्वेश्चन ही ऐसा है यार, ले सकते हो आप दूसरे क्वेश्चंस में, लेकिन जब वो आपको पूछ रहा है, जब आपको हिंट दे रहा है कि एंगल B C के इक्वल कैसे हुआ, ये रिकॉल करो, इसको याद करो, तो हम B को C के इक्वल वाला फंडा रिकॉल करेंगे। कैसे रिकॉल करेंगे? अब आपके पास एक और टारगेट सेट हो गया क्या कि B C के इक्वल दिखाओ, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, और एंगल साइड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि समझो एंगल साइड लग रहा है बेटा, बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसी में हिंट दे दिया ना उसने कि B C के इक्वल कैसे मान लिया तुमने, ये बताओ। तो आओ जरा हम बताते हैं क्यों मान लिया। हमें कॉन्ग्रेंसी रूल तो सारे पता है, RHS पता है आपको, RHS राइट हाइपोटेनस साइड पता है, उससे आपके दोनों काम बन जाएंगे। क्या? B भी C के इक्वल आ जाएगा, और ये वाला जो एंगल इसके इक्वल करना था ये भी आ जाएगा, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD भी आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, या इसका करेक्शन कैसे करोगे? इसका करेक्शन इस तरीके से करोगे बेटा, करना कुछ नहीं। यहाँ पे देखो 90, ये 90 है, हाँ, जो गिवन है केवल आप उसका यूज कर सकते हो, जो गिवन है केवल आप उसका यूज कर सकते हो। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। बेटा चेक करो, AB की लेंथ किसके इक्वल है? AC के। ये देखिए AB इज इक्वल टू व्हाट? AC। और यहाँ पे देखिए ये 90 के ऑपोजिट वाला साइड है हाइपो, और इधर भी ये 90 के ऑपोजिट वाला साइड है हाइपो, ठीक है। तो हम यहाँ RHS लगाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। चेक करो, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है, उसके बाद हाइपो इक्वल है। यहाँ पे देखिए AB किसके इक्वल है? AC के। उसके बाद साइड ये देखिए AD आपका ABD में भी आ रहा है, और ABD में भी आ रहा है, ACD में भी आ रहा है, ये AD आपका कॉमन है। करेक्ट। तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा बताइए? AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। उसके बाद ये वाला एंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल ADB। एंगल ADB इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल कितना है? एंगल ADC। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये भी गिवन है, ईच 90। रीजन लिख सकते हो आप, ईच 90। और उसके बाद ध्यान से चेक करो बेटा, क्या हो गया? ये एंगल इसके इक्वल हो गया, हाइपो के इक्वल हो गया, और AD इज इक्वल्स टू व्हाट? AD। तो AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? बाय
राइट हाइपोटेन्यूज साइड ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताइए अब आपने यहाँ पूरे प्रोसेस में कहीं पे बेटा B = C नहीं लिया। कह रहा सर क्यों नहीं ले सकते हैं सर? अरे इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते हो बेटा, क्योंकि वो आपको हिंट ही यही दे रहा है नीचे कि कैसे आपने सोच लिया BC के इक्वल है। अब आप बहस कर रहे हो, आप कह रहे हो क्या, आप कह रहे हो क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बेटा जो इन्फॉर्मेशन उसने दी थी उसी का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको BC के इक्वल नहीं ले सकते हो। कह रहे हैं वो, कह रहे हैं ऐसे कैसे ले लिया, करके दिखाओ। लो ऐसे ले लिया ऐसे ले लिया बेटा। जब दोनों को RHS से क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। अब आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या, बाय CPCT। बाय CPCT आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ACD, एंगल ACD। करेक्ट, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि ABD जितना उतना ही तो B है और ACD जितना उतना ही तो C है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल C। ये जो प्रॉब्लम थी हमने दूर करी। और दूसरा CPCT से आप बोल सकते हो कि BAD इज इक्वल्स टू व्हाट, CAD, तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल CAD। ठीक है, इस तरीके से करेक्शन आप इसका कर सकते हो। बताओ कोई डाउट है? तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वैसे जो सुधार करना था वो हमने कर दिया। इस तरीके से इसका आप करेक्शन करके एग्जाम में सॉल्यूशन दोगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।